नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज़ की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों गुजरात के वडोदरा जंक्शन पर प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा एनएचएसआरसीएल के द्वारा और इसको लेकर उन्होंने टेंडर वगैरह फ्लोट कर दिए हैं। तो दोस्तों इसका मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझाऊँ, तो वडोदरा जंक्शन पर ऑलरेडी प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 बना हुआ था, पर एनएचएसआरसीएल के कहने पर रेलवेज़ के द्वारा इसे डिमोलिश कर दिया गया था। क्योंकि अगर उसे डिमोलिश कर दिया जाता तो एनएचएसआरसीएल के ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीज़ बचते, जो कि पहले उनको खर्च करने पड़ते मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के ऊपर। पर क्योंकि इसको डिमोलिश कर दिया गया तो उनके 2000 करोड़ रुपीज़ बच गए और अब एनएचएसआरसीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके द्वारा इस प्लेटफ़ॉर्म को दोबारा से बनाया जाए। तो अब इसके थोड़े-से डिज़ाइन वगैरह चेंज करके प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 को दोबारा से तैयार किया जाएगा और क्योंकि वडोदरा हाई स्पीड रेल स्टेशन बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 के ऊपर ही लोकेटेड होगा, तो इसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से की जाएगी कि दोनों के बीच में सीमलेस इंटीग्रेशन क्रिएट हो जाए। अभी फ़िलहाल जो टेंडर वगैरह यहाँ पर फ्लोट किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग 14.5 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएँगे इस प्लेटफ़ॉर्म को बनाने के लिए और अगले डेढ़ सालों के अंदर-अंदर आपको ये तैयार होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट हावड़ा जंक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों हावड़ा जंक्शन पर भी प्लेटफ़ॉर्म्स को बड़ी ट्रेन्स के हैंडल करने के कैपेबल बना दिया गया है, क्योंकि रेलवेज़ के द्वारा यहाँ पर कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स की लेंथ को एक्सटेंड किया गया है। तो दोस्तों डिटेल में अगर मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, तो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 14 की लेंथ बढ़ाकर 581 मीटर कर दी गई है। प्लेटफ़ॉर्म नंबर 15 की लेंथ को भी 312 मीटर से बढ़ाकर 591 मीटर तक कर दिया गया है। प्लेटफ़ॉर्म नंबर 24 की लेंथ 635 मीटर कर दी गई है, जबकि प्लेटफ़ॉर्म नंबर 16 को पूरी तरह से मोनेटाइज़ किया गया है 15 करोड़ रुपीज़ खर्च करके। इसके साथ-साथ प्लेटफ़ॉर्म नंबर 10, 11, 12 और 13 इनकी लेंथ को भी अभी एक्सटेंड किया जाएगा। ओवरऑल इसके चलते होगा ये कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जो पहले बड़ी ट्रेन्स को हैंडल नहीं कर पाते थे, वो एक्सटेंशन के बाद 22 से 24 डिब्बों वाली ट्रेन्स को हैंडल कर पाएँगे। अगली दोस्तों अपडेट इंडियन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनके कोयंबटूर कैंपस को एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हब में ट्रांसफॉर्म कर देंगे और इसके लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों एल&टी का एक कोयंबटूर कैंपस स्पेसिफिकली कोवई में लोकेटेड है और अभी क्योंकि एल&टी के द्वारा B2B इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में एंट्री कर दी गई है, तो इसी के चलते उन्होंने डिसीजन लिया है कि इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। 40 एकड़ के एरिया में इनकी फैसिलिटी फैली है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये फैसिलिटी फुल इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को कवर करेगी, जहाँ पर रिसर्च, डेवलपमेंट, इन हाउस प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग, टेस्टिंग, वैलिडेशन, सारा का सारा काम इसी फैसिलिटी के अंदर आपको होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के नल्लामला फॉरेस्ट एरिया के थ्रू एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को फिलहाल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने उनके हाथ में ले लिया है। तो दोस्तों एलिवेटेड कॉरिडोर देश के अंदर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। 86.7 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लेंथ होने वाली है। इसमें से 45.35 किलोमीटर का हिस्सा आंध्र प्रदेश में होगा, जबकि 41.39 किलोमीटर का हिस्सा तेलंगाना के अंदर होगा। और भी मैं आपको बता दूं कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फिलहाल अभी जो कॉरिडोर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि फॉरेस्ट एरिया से पास होता है, वहाँ पर रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक व्हीकुलर मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन का खतरा बना रहता है। लेकिन अगर 18,500 करोड़ रुपीज़ का ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाता है, तो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवेज़ की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर रेलवेज़ के द्वारा एक मॉडर्न लाइफस्टाइल और लेजर हब को सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों फैसिलिटी प्रयागराज जंक्शन पर सिविल लाइन साइट्स पर बनाई जाएगी, जो फैली होगी 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में। फूड कोर्ट, एक फन पार्क, एक गेमिंग जोन, टर्फ स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और एक होटल यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। प्रयागराज जंक्शन का जो रीडेवलपमेंट चल रहा है बड़े स्केल पर, उसी का ही हिस्सा होने वाला है। ओवरऑल इसके थ्रू रेलवेज की आपको नॉन फेयर रिवेन्यू भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली में यमुना रिवर के अलोंग साइकिलिंग ट्रैक बनाने का प्लान रफ्तार पकड़ चुका है, क्योंकि इस प्रपोजल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों ये साइकिलिंग ट्रैक का प्रपोजल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सामने रखा गया था, जहां पर ऐसा बताया गया था कि मल्टीपल फेजेस में साइकिल ट्रैक को तैयार किया जाएगा यमुना रिवर के दोनों साइड्स पर। वैसे इसकी टोटल लेंथ 52.95 किलोमीटर की होगी, लेकिन पहले फेज में 24.15 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक तैयार किया जाएगा दोनों साइड्स पर, जो बनेगा ओल्ड रेलवे ब्रिज से NH-24 के बीच। परमिएबल मटेरियल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि रेन वाटर इसके थ्रू इजीली फ्लो कर पाए। इस साइकिलिंग ट्रैक के साथ साथ ये भी बताया गया है कि बाईसाइकिल डॉकिंग स्टेशंस, पार्किंग जोन्स, शेडेड रेस्टिंग एरियाज, व्यूइंग डेक्स और इन्फॉर्मेशन एंड साइन बोर्ड्स भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फार्मा इंडस्ट्री से है, जहां पर दोस्तों इंडियन फार्मा जायंट सन फार्मा के द्वारा अमेरिकन कंपनी और गैनन एंड कंपनी को खरीदा जाएगा और इसके लिए दोनों कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट वगैरह साइन हो चुके हैं। दोस्तों वैसे मैं बता दूं कि अमेरिकन कंपनी एक अच्छे खासे स्केल की कंपनी है, जो ग्लोबली ऑपरेट करती है
लेकिन अमेरिकन मार्केट में इनके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, जो सन फार्मा उनके अंडर लाना चाहता है और इसी के चलते यहाँ पर ये डील साइन की गई है। 11.75 बिलियन डॉलर सन फार्मा के द्वारा खर्च की जाएंगी और ये एक ऑल कैश डील होगी। किसी इंडियन कंपनी के द्वारा भारत के इतिहास में वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवरसीज एक्विजिशन होने वाला है और अभी क्योंकि एग्रीमेंट वगैरह तो साइन कर लिया गया है, पर क्योंकि इसको रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी चाहिए, तो आपको अगले साल की शुरुआत में ये डील कंक्लूड होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवेज के द्वारा कह दिया गया है कि रिसेंटली जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए थे यूनियन बजट के दौरान, उनको वो एक ही बार में आगे बढ़ाएंगे और अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट की तरफ से सारे के सारे कॉरिडोर्स को एक ही बार में अप्रूवल मिल जाए। तो दोस्तों ऐसे जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रेलवेज के द्वारा ये टारगेट किया जा रहा है कि वो हर साल 400 से 500 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क भारत के अंदर बिछाएंगे। लेकिन ये सुनने के बाद हमें से बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट किया गया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका मानना था कि जब देश के अंदर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऊपर इतने सालों से काम हो रहा है जो अभी तक बन नहीं पाया है, तो इतने सारे कॉरिडोर्स पर एक ही बार में कैसे काम होगा। लेकिन रेलवेज के द्वारा भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि वो सारे के सारे कॉरिडोर्स पर एक ही बार में काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कॉरिडोर के ऊपर अभी काम हो रहा है और दूसरे कॉरिडोर के ऊपर 5 साल बाद काम हो रहा है। इस चेंज का एक बड़ा रीज़न कॉस्ट एस्केलेशन बताया जा रहा है, क्योंकि डिलेस के चलते आप जानते हैं कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कॉस्ट 1.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.98 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो रेलवे ये नहीं चाहता है कि आने वाले जो नए कॉरिडोर्स हैं उनके साथ में भी ऐसा हो, तो इसी कारण सारे के सारे कॉरिडोर्स पर वो एक ही बार में काम स्टार्ट करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड बिहार के अंदर 2 और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स या फिर न्यूक्लियर यूनिट्स को सेटअप करने की प्लानिंग में है और इसको लेकर अभी फिलहाल वो फिजिबिलिटी वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोस्तों ये दोनों की दोनों यूनिट्स एनटीपीसी बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करने की बात कर रहा है, जहाँ पर अगर एनटीपीसी के द्वारा इसको बनाया जाता है तो उनको ऑलमोस्ट 1000 एकर्स ऑफ लैंड की जरूरत होगी। हर यूनिट 700 मेगावाट के आसपास होगी और 25,000 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च किया जाएगा इनको बनाने के लिए। अगर ये फिजिबल पाया जाता है तो इनके ऊपर फिर डीपीआर वगैरह काम होगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई कोस्टल रोड को लेकर है, जहां पर दोस्तों कोस्टल रोड पर रिक्लेम्ड लैंड पर जो कोस्टल गार्डन्स तैयार किए जाने हैं उसको लेकर बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिया है। अभी से बताया जा रहा है कि इसको लेकर सॉइल फिलिंग का काम हो रहा है। दोस्तों बेसिकली कोस्टल रोड की जो रिक्लेम्ड लैंड पर कोस्टल गार्डन तैयार किए जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, उसके लिए रिलायंस के द्वारा बीएमसी को कहा गया था कि वो पहले इस लैंड को सॉइल फिल करके और इसका थोड़ा सा लेवल ऊपर करके उनको हैंड ओवर करें। तो भी फिलहाल बीएमसी के द्वारा वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी फिलहाल 6.5 हेक्टेयर्स ऑफ रिक्लेम्ड लैंड पर ये काम स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे सारा काम आगे बढ़ता रहेगा और टारगेट ये है कि मानसून से पहले पहले ये लैंड रिलायंस को हैंड ओवर कर दी जाए। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा कैबिनेट के द्वारा रिवर काठजोड़ी के ऊपर एक नए ब्रिज को अप्रूवल दे दी गई है। ऐसा बताया गया है कि इसको 158 करोड़ रुपीस खर्च करके तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये ब्रिज बेसिकली एक हाई लेवल ब्रिज होगा, जिसे एग्जिस्टिंग सुभाष चंद्र बोस सेतु के अपस्ट्रीम साइड पर बनाया जाएगा। लेंथ वगैरह तो यहाँ पर नहीं बताई गई है कि कितनी इसकी लेंथ होगी, लेकिन ये ब्रिज कटक को भुवनेश्वर से डायरेक्टली लिंक करने का काम करेगा। एक बार जब कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर स्टार्ट होता है तो उसके अगले 36 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये नया ब्रिज बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।